हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर का षष्ठम प्रश्न पत्र जिसका नाम है हिंदी। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पवन सीरीज का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कवर हो जाए। बाकी दोस्तों काफ़ी लंबा है, तो इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है। इसमें देखिए, छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पद्य का मतलब होता है जिसको हम गा कर पढ़ सके। यहाँ पे देखिए, छात्रों में कविता पाठ सुनने योग्य बनाना, कि किस तरह से छात्रों में कविता को सुनने योग्य बनाना और साथ ही छात्रों की कविता पाठ सुनने का अर्थ ग्रहण कर भावानुभूति करने योग्य बनाना। यानी कि जो भी वो चीज़ें सुने उसको किस तरह से उसका अर्थ भी ग्रहण करें और उसके भाव को भी समझें। और यहाँ पर देखिए, छात्रों को छंद, शब्द, शक्ति, रस तथा अलंकार आदि का ज्ञान कराकर कविता का पूर्ण रसास्वादन कराना। तो ये होता है पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 है, छात्रों में भाषा सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास करना और छात्रों में विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना छात्रों को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य यही होते हैं कि छात्रों को किस तरह से कविता में रुचि और प्रेम उत्पन्न किया जाए और छात्रों में किस तरह से कविता, जो भी कविता है उसको सुनने योग्य उन्हें बनाया जाए और किस तरह से उनके अर्थ को ग्रहण किया जाए, किस तरह से उन्हें रस, छंद, अलंकार इन सब से परिचित कराया जाए और किस तरह से उनमें जो भी भाषा का प्रयोग किया गया उसके सौंदर्य को परखने की क्षमता विकसित की जाए। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपके 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आदर्श अभिनय विधि, अभिनय विधि, रंगमंच विधि और संयुक्त विधि। तो दोस्तों ये नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, आपको ये चारों याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। दोस्तों वर्तनी का मतलब जो भी चीजें हम लिखते हैं, जो हमसे लिखने में अशुद्धियां होती हैं, उनके प्रमुख कारण क्या हैं। ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, किसी ध्वनि को तेज कर देना, किसी ध्वनि को अति उच्चारण, किसी ध्वनि का उलट पुलट देना। तो दोस्तों जब हमें वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण में देखिए, अगर हमें ध्वनि का सही ढंग से ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो मात्राएं होती हैं किसी भी भाषा, अगर हम यहाँ पे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में जो मात्राएं लगती हैं, अगर हमें सही ढंग से ध्वनि का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम तेज ध्वनि में और धीमी ध्वनि में उलट पुलट कर देंगे। एक तरह से यहाँ पर हम अलग अलग मात्राओं का यूज कर लेंगे। जहाँ पे बड़ी की मात्रा लगानी रहेगी वहाँ छोटी की लगा देंगे, जहाँ बड़ा लगाना रहेगा वहाँ छोटा लगा देंगे। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं मात्रा ध्वनि तेज और धीमी में, वो गलतियाँ होंगी। और यहाँ पर देखिए, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना भी वर्तनी अशुद्धिकरण के कारण होते हैं। दोस्तों सुर, अनुतान, बालाघात आदि का अनुचित प्रयोग भी, हकलाना या तुतलाना, कम सुनना, स्थानीय बोलियों का प्रयास, तो ये सारे कारण होते हैं भाषा अशुद्धि के। यानी कि भाषा में जो भी वर्तनी अशुद्धि होती है उसके ये प्रमुख कारण होते हैं। यहाँ पे देखिए, कबीरदास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिखकर उसका स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कबीरदास ने जो सामाजिक कुरीतियों से संबंधित दोहे लिखे हैं उनका एक दोहा लिखना और उसका अर्थ भी स्पष्ट करना। यहाँ पे देखिए दोहा है, कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। तो देखिए यहाँ पे अर्थ क्या दिया है कि संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। यानी कि अगर हम कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं तो जो सुनने वाला रहता है उससे कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में आग लग गई है। अगर बात करें, जबकि मधुर वचन जो कि शीतल जल की तरह होता है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। तो ये अंतर होता है कड़वी और मीठी वाणी में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों से संबंधित ये बात कही है कबीरदास जी ने। अब यहाँ पर हम देखें कारक किसे कहते हैं, उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, संप्रदान कारक में कौन कौन सी विभक्ति होती है उदाहरण सहित लिखिए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कारक का अर्थ क्या होता है, वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कारक की परिभाषा दी गई है, क्रियान्वयी कारकम क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। साधारण कारक का अर्थ है करने वाला, और ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा, तो इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हैं। अर्थात जिसके द्वारा संख्या और कारक का बोध हो वह विभक्ति होती है। विविध कारकों का बोध कराने के लिए शब्द के साथ कोई न कोई विभक्ति लगानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कारकों के नाम और विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, जिससे आप बहुत ही यहाँ पे आराम से लर्न करके बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि कौन से कारक के और कौन सी विभक्ति कौन सा चिन्ह यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका चिन्ह होता है ने, और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है जिसका चिन्ह होता है को। कर्ता ने, यहाँ पे इस तरह से आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, और इस तरह से आपकी विभक्ति भी आगे बढ़ती जाएगी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी इस तरह से। तो कर्तम यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पे द्वारा या साथ संबंध जुड़ना होगा। करण में संबंध आता है, और संप्रदान मतलब होता है के लिए, अपादान से साथ संबंध टूटना अलग होने के लिए। तो अब जहाँ भी जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपादान कारक है, जहाँ पे उसका जो संबंध है वो टूट रहा है, यानी कि वो अलग हो रही है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो वहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पै और पर, तो दोस्तों ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपको कारक और उसकी विभक्ति और उसके चिन्ह ये सब याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। भाषा शिक्षण यानी कि जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं उसमें अशुद्ध उच्चारण जो होता है उसके क्या कारण है। देखिए यहाँ पे यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक शिक्षक का शुद्ध उच्चारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब वो भाषा शिक्षण कर रहा है, क्योंकि अगर वो अशुद्ध उच्चारण करेगा तो उसके जो छात्र उनका अनुकरण कर रहे हैं वो भी अशुद्ध उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पंजाबी, बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा के उच्चारण का दोष आता है। यानी कि जब हम हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उच्चारण होता है उसमें दोष आता है, यानी कि कमी आती। पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो दोस्तों संबंध कारक जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे राम की पत्नी काके की, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की रा री नानेनी, इस तरह से जो आया था। तो यहाँ पे संबंध कारक क्या होता है कि दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में संबंध कारक होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्यों को लिखिए। यहाँ पे देखिए भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, जिसमें वाचन यानी कि पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। तो यहाँ पर देखिए वाचन यानी कि बोलकर शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास भी करना है, और जो पढ़ रहे हैं उनका अर्थ भी ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर उत्पन्न करनी है, और साथ ही साथ ऐसी क्षमता उत्पन्न करनी है जो बालक पढ़कर उसके भाव को भी समझ सके और जो भी उसने पढ़ा है उसको आत्मसात करे और साथ ही साथ दूसरे को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। अब यहाँ पे देखिए लिखने के उद्देश्य, यहाँ पर हमने देखा वाचन यानी कि पढ़ने के उद्देश्य, अब लिखने के उद्देश्य क्या है।
क्योंकि दोस्तों भाषाई कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, तो यहाँ पे 2 कौशलों के उद्देश्य हमें देखने हैं। तो हमने वाचन यानी कि पढ़ने के उद्देश्य देखे, अब हम देखेंगे लिखने के उद्देश्य। देखिए यहाँ पे भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, जो भी हमारे भाव और विचार हैं पाठ से संबंधित उसको किस तरह से अभिव्यक्त करना, यानी कि किस तरह से अपने जो भी विचार है उसको अभिव्यक्त करना है, उसके योग्यता आना। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विचार यहाँ पे देखिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, जो भी विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में उनका किस तरह से प्रयोग करना, किस तरह से कौन सी जगह पे विराम चिन्ह। देखिए जब भाषा की बात आती, जब लिखने की बात आती तो वहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग दिखेगा, लेकिन जब आप उसका वाचन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रुकना रहता है। जैसे आपको विराम चिन्हों में अगर देखिए कहीं पे क्वेश्चन मार्क है तो क्या आप जब भी क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो क्या क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, वहाँ बोलते नहीं है, लेकिन लिखते समय वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखने में अगर ये सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा वहाँ नहीं प्रयोग किया जा रहा, तो वो अशुद्धि माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का भी विकास करना है, ये उद्देश्य है लिखने का। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे किसी भी भाषा शिक्षण में वाचन का क्या महत्व है, यानी कि बोलने का क्या महत्व है, कि किस तरह से भाषा शिक्षण जो में बोलना आवश्यक है या उसका किस तरह से महत्व। दोस्तों वाचन एक कला है, यानी कि बोलना भी एक कला है। वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। यहाँ पे जैसे दोस्तों स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी कि बोलना बोलने से ही आता है, यानी कि जब आप वाचन करते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए तो आप जितना वाचन करेंगे, जितना बोलेंगे, आपको उतना ही उस भाषा के विषय में जानकारी होगी और साथ ही साथ आपका जो हेजिटेशन है वो दूर होगा। तो वाचन की योग्यता न रखने पर व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता है। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतया आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी लेख हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या कहानियाँ या उपन्यास, ये सब अगर हम बात करें, इनका ये जो लिखे जाते हैं इनका उद्देश्य तभी पूरा माना जाता है और इनका पूर्णतः आनंद तभी हम ले सकते हैं जब हमें स्वयं से पढ़ना आता है, यानी कि हम स्वयं से पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करके उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व इस तरह से हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक का मतलब यहाँ 6 to 8 है। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बालक है अगर वो शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी कि अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कहीं टूर पर जा रहे हैं, तो वो उन्हें क्या क्या चीज़ें शिक्षक को बतानी चाहिए, किस तरह से उन्हें चीज़ों के बारे में ज्ञान कराना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखिए शैक्षिक भ्रमण की बात है तो यहाँ पे ताजमहल दिखाया गया, ताजमहल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होता है। यहाँ पे देखिए ताजमहल पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहां और मुमताज़ के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी भी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया, इससे विद्यार्थियों को शिक्षाप्रद जानकारी मिलेगी। और ताजमहल है वो जो सफ़ेद संगमरमर से जो संगमरमर यानी कि पत्थर की बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। ये जानकारी बालकों की शिक्षा में कई स्थानों पर उनको जानकारी में आना लाभप्रद भी होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर देखें सिकंदरा, जो कि मुगल शासक अकबर की बनवाई हुई एक ऐतिहासिक इमारत है, बालकों को सिकंदरा के विषय में भी जानकारी आगे शिक्षा के लिए लाभप्रद होगी। सिकंदरा जो है लाल पत्थर की बनवाई हुई मुगल शासक अकबर का मकबरा है और सिकंदरा आगरा में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत भी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ये एक तरह से यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण में जहाँ पे बालकों को इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाना और उनके बारे में उनका अधिक से अधिक नॉलेज भी इंक्रीज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य से लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक भाषा में जो मातृभाषा यानी कि मातृभाषा में जो भी शिक्षण कार्य किए जाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर
जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, उन्हें मातृभाषा में शिक्षण प्रदान करना बहुत ही लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही जल्दी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो किस तरह से उसके अर्थ को समझ पाएँ। छात्रों के शब्द भंडार में भी वृद्धि कर ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे छोटे छोटे वाक्य बना ले जाएं, यानी कि वो कहीं ना कहीं मातृभाषा के माध्यम से चीज़ों को समझकर और उससे संबंधित जो भाषा सीख रहे हैं उसको आसानी से वो उससे कनेक्ट हो पाए। दोस्तों, वाचन को शुद्ध बनाकर प्रभावपूर्ण और व प्रथा को उत्पादक बनाना, यानी कि जो भी वाचन है उसको शुद्ध बनाकर प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग कर पाते हैं और छात्रों की लिपि का सही ज्ञान कराकर उनका अभ्यास कराना। तो ये दोस्तों हो गए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, जहाँ पर छात्रों को लिपि का सही ज्ञान, यानी कि जो लिखने की हमारी, जैसे अगर हम देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको किस तरह से लिखना, उनका सही ज्ञान कराया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाता है भाषा सीखने के अंतर्गत। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो शिक्षण है उसके उद्देश्य इस तरह से पूरे किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कविता शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताइए। दोस्तों, कविता शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों को कविता पाठ सुनने की योग्य बनाना और छात्रों में उचित यति गति भाव के अनुसार कविता वाचन की योग्य बनाना और छात्रों की कविता पाठ सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की भावानुभूति करने योग्य बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कविता शिक्षण की क्या उद्देश्य है, कविता शिक्षण के उद्देश्य या पद्य शिक्षण के उद्देश्य दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि पद्य का मतलब ही होता है कविता। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कविता पाठ सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की जो भावानुभूति करने योग्य बनाना है छात्रों को, और साथ ही साथ उन्हें यति गति के और भाव के अनुसार कविता वाचन की योग्य बनाना। और दोस्तों यहाँ पर छात्रों को छंद, शब्द शक्ति, रस, अलंकार ये सब का भी ज्ञान कराना है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हम लोगों ने देखी। आगे चलिए हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, कविता शिक्षण के समय क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो यहाँ पे वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है एक शिक्षक को, जिससे कि छात्र जो हैं वो ध्यान से आकर्षित हो, यानी कि उनका जो ध्यान है वो आकर्षित हो, जिससे कि वो बहुत ही ध्यान से कविता को सुने और साथ ही सीखे भी। पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें, यानी कि पहले स्वयं लय में उस कविता को गाएं और उसके बाद बच्चों को भी सस्वर वाचन करवाएं। और दोस्तों, प्रश्नोत्तर कथन चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव को भी स्पष्ट करें, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन करके, जैसे अगर आप छोटी सी कविता पढ़ रहे हैं, उगता सूरज इधर सामने उधर कर रहे हो मुंह करके तुम, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे पश्चिम, तो ये एक कविता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उगता सूरज इधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, जिस तरफ मुंह करके खड़े हो रहे उधर पूरब आ रहा, तो इसका ये मतलब हुआ। अब बच्चों से ये पूछेंगे हम लोग किधर मुंह करके खड़े हैं, तो बच्चे बताएंगे पूरब, और हमारे जो पीठ के साइड कौन सी दिशा होगी, तो पश्चिम। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बच्चों से प्रश्न भी पूछना है कि क्या उस जो भी लाइन है उसका क्या अर्थ निकला और बच्चे कितना समझ रहे हैं। तो कविता में आए भाव, सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, इन सब की पहचान की अनुभूति करना भी है। समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बुलवाना भी है और कुछ शब्द देकर कविता बनाने को भी कहना है, यानी कि जैसे अगर आपने दे दिया मछली या फिर सूरज, तो दोस्तों यहाँ पर एक दो शब्द बच्चों को देना और उससे संबंधित जो भी उनसे कविता बन पाती है वो उनसे कहना बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चों में कविता के माध्यम से उनके अंदर एक स्किल डेवलप करना है कि वो किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में या फिर प्रकृति के विषय में या मनुष्य के विषय में वो कितनी जानकारी रखते हैं, साथ ही वो किस तरह से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं।
तो ये देखिए लॉन्ग में तो नहीं पूछा है, इसमें देखिए किसी भी ईयर में नहीं पूछा, लेकिन ये बीच से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों संस्कृत ध्वनियाँ को दो भागों में विभक्त किया गया, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 46 है, और स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित स्वर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ह्रस्व में स्वर 5 होते हैं, आ ई उ री। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय अधिक लगता है, तो ये है दीर्घ स्वर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मिश्रित स्वर 4 है, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं। तो देखिए आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ए बराबर ऐ, आ धन ओ बराबर औ। तो ये मिश्रित स्वर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमें का बोलना है तो अगर हम इसमें नहीं जुड़ेगा तो का को बोलने में सही से आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे बिना स्वर के। तो ख, यहाँ पे देखिए आ छिपा हुआ है, अगर यहाँ पे हम ख लिख रहे हैं और इसमें अगर आ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ के इसके नीचे हलंत आ जाएगा। अगर इसमें आ जुड़ा रहेगा तो ये हलंत हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यंजनों के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि से पूर्ण स्पर्श करना होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कुल है 25, जो का से लेके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ पे देखिए वा वर्ग नहीं बल्कि पा वर्ग होना चाहिए, पा वर्ग। तो का से लेके पा वर्ग तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने शब्द आते हैं, यहाँ पे कितने वर्ड आते हैं, शब्द नहीं। तो कितने वर्ड आते हैं यहाँ पे 25। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये 4 हैं, यारा, लव। और ऊष्म व्यंजन से ह आता है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन यहाँ पे अक्सर पूछा भी गया आपके एग्जाम में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर करके भी पूछता है। तो संयुक्त व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, धन, श। तो ये छ बन जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो यहाँ पे क धन श छ हो जाता है, ता धन र त्र हो जाता है, जा धन इया ज्ञ हो जाता है और सा धन र स्रा हो जाता है। तो छ, त्र, ज्ञ और स्रा ये 4 संयुक्त अक्षर हैं, यानी कि 4 संयुक्त व्यंजन हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताइए। दोस्तों उच्चारण के दोष के निम्नलिखित कारण है। यहाँ पे देखिए ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम इत्यादि उच्चारण तत्वों के ज्ञान की कमी के कारण भी उच्चारण दोष पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें गति, विराम, स्वराघात, बल और लय का ज्ञान नहीं होगा, ध्वनि की व्यवस्था जहाँ पे हम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उच्चारण में दोष पाए जाते हैं। संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों के ज्ञान में अपूर्णता, यानी कि जो भी संस्कृत ध्वनियाँ और उनके जो उच्चारण स्थान है उनके ज्ञान अगर सही से नहीं है तब भी कहीं ना कहीं उच्चारण में दोष पाए जाएंगे। उच्चारण दोष के लिए कंठ, तालु, जिह्व, यहाँ पे देखिए चिन्ह है इत्यादि ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होना भी हो सकता है। यानी कि कंठ, तालु और जो भी चिन्ह यूज किए जाते हैं, अगर इनका ध्वनि अगर सही से पता नहीं है किस तरह से यूज करना है तो वो भी अगर दोषपूर्ण है तो भी उच्चारण में दोष माना जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भाषा में उच्चारण पैतृक तथा अनुकरण द्वारा होता है। अशिक्षित परिवारों के बच्चे परिवार में बड़ों द्वारा दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण कर अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। यानी कि अगर हमारे घर में बड़े दोषपूर्ण उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसी तरह से अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। संस्कृत उच्चारण को क्षेत्रीय भाषाओं का उच्चारण भी कुप्रभावित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संस्कृत का जो उच्चारण होता है वो क्षेत्रीय भाषाओं से भी प्रभावित होता है कहीं ना कहीं।
जो उच्चारण है वो क्षेत्रीय भाषाओं की तरह ही होने लगता है। तो दोस्तों उच्चारण दोषों को निराकरण के क्या उपाय हैं? दोस्तों विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को ध्वनि तथा उनके उच्चारण का पूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। विद्यार्थियों को उच्चारण को शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। क्षेत्रीयता के भाषा तथा उच्चारण के दोष को दूर करने की राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर समायोजित योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। अशिक्षितों को अधिकाधिक शिक्षित बनाए जाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ध्वनि यंत्रों को मानवीय शरीर में उत्पन्न विकारों जैसे कंठ और जिह्वा दंत तथा तालु की चिकित्सा करवाई जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी ध्वनि यंत्र है हमारे, चाहे वो कंठ हो चाहे जिह्वा हो यानी कि जीभ, चाहे दंत हो चाहे तालु हो, इन सब की भी चिकित्सा करवाई जानी चाहिए। अगर उनको किसी तरह का विकार है ध्वनि यंत्रों में, अगर उनके कोई विकार है जहाँ से हमारी जो ध्वनि का उच्चारण होता है, जहाँ से हम सही तरीके से उच्चारण करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कमी है तो उनका चिकित्सा भी करवाई जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या लाभ होते हैं। मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग। दोस्तों कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके साथ सूक्ति भंडार में वृद्धि कराना, ये मौन वाचन के लाभ हैं। दोस्तों जहाँ पर बालक स्पष्ट ज्ञान करता है यानी कि जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है उसके बारे में उसे लिपि का ज्ञान है, यानी कि जिस भी भाषा में जो भी लिपि का प्रयोग किया गया उसके बारे में उसे ज्ञान है। और साथ ही साथ उसके पास शब्द सूक्ति शब्द जो भी भाषा वो सीख रहा है या पढ़ रहा है उसमें उसके जो शब्द भंडार है उसमें भी अगर अच्छी वृद्धि है तो वो बड़े ही आसानी से मौन वाचन के द्वारा अपना अर्थ भी ग्रहण करेगा और साथ ही पढ़ भी लेगा, पूरी चीज़ें समझ भी लेगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा, विद्यार्थियों को वाक्य की रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के यही लाभ होते हैं कि वो वाक्य रचना का ज्ञान करें, यानी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यानी कि साइलेंट रीडिंग, जब भी एक शिक्षक किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ा देता उसके बाद ही साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहता है। जब वो यहाँ पे सहस्वर वाचन करा लेता है तभी वो साइलेंट रीडिंग करने के लिए, यानी कि एक बार शिक्षक उनको अच्छे ढंग से पढ़ा देता है, यानी कि चीज़ों को अच्छे ढंग से बता देता है कि किसी भी चीज़ का उच्चारण कैसे होना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद ही वो साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहता है। और जहाँ पर वो सही ढंग से मन में ही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर शिक्षक उन्हें बताता भी है जब वो पूछते हैं। क्योंकि दोस्तों जब साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, अगर आप शिक्षक से नहीं पूछोगे तो शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि बालक को ये चीज़ें समझ में आई हैं और ये इनको उच्चारण करना भी आ रहा है। अब आगे हम चलिए देखते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना और विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ भाव समझने की योग्यता का विकास होना, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उनकी समीक्षा करने में निपुण होने का लाभ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मौन वाचन किसे कहते हैं, मौखिक पठन के क्या उद्देश्य होते हैं। दोस्तों मौन वाचन का अर्थ है लिखित विषय सामग्री में व्यक्ति भाव तथा विचारों को समझने के लिए शब्दांश को बिना ध्वनि उच्चारण के यदि मन ही मन पढ़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। दोस्तों शब्दकोश के अनुसार मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण के किया जाता है, यानी कि बिना सुनाए ही, यानी कि मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी, मन में ही उसको उस शब्द का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मौन वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, पठन की गति में तीव्रता लाना, यानी कि जब भी हमें कोई चीज़ जल्दी पढ़नी होती है तो वहाँ पर हम बोल के नहीं बल्कि मन में फास्ट पढ़ते हैं। पठन किए गए अंश को समझने की क्षमता भी उत्पन्न करना और जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको मौन वाचन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश भी करना, बोध की गति में भी वृद्धि करना, यानी कि हमारी जो समझ की शक्ति है उसको किस तरह से, उसकी गति में किस तरह से वृद्धि करें और तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का भी विकास करना। और मौन वाचन के माध्यम से जो भी तथ्य हैं उसे पठन से संबंधित उसको किस तरह से हम आत्मसात कर सकते हैं, किस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना और जो भी विद्यार्थी हैं वो जो भी शब्द सीख रहे हैं उनका किस तरह से उनके अंदर शब्द भंडार भी उनकी वृद्धि हो रही है, यानी कि जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं वहाँ पर वो उनका जो वर्ड पावर वो कितना इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये देखिए आपके 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुस्वार, यह स्वतंत्र वर्ण यानी कि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, भंग, हंस, कंस, वंश आदि।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण के ऊपर यदि इसका प्रयोग पांचों वर्णों अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इसके भाव को समझिए, जैसे का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग। तो इसमें जो भी उच्चारण हो रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए का लिख दिए, अगर हमें इसके ऊपर लिखना अंक की मात्रा यहाँ पे लगानी है, अनुस्वार लगाना है, तो यहाँ पे का वर्ग का जो लास्ट वर्ड है क ख ग घ अंगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, कंग, यानी कि कंग। तो यहाँ पे अंग आ रहा है ना, तो ये जो पांचवा, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसी का ये उच्चारण करता है। यानी कि देखिए का में कंग, चा में चा छा जा झा ञा, और टा ठा डा डा अड़ा। तो जो भी लास्ट में आ रहा पांचवा वर्ड उसी का ये उच्चारण करता है। ये जो अनुस्वार होता है, जिस भी अक्षर के ऊपर लगा रहता है, जिस भी वर्ग के अक्षर के ऊपर लगा रहता है उसी के पांचवें अक्षर का ये उच्चारण करता है। चलिए आगे देखते हैं विसर्ग। यह भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर के वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि रा या श का रूपांतर मात्र हैं। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने सटीक शब्दों में लिखा गया है कि जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। जैसे जो स्वर है यहाँ पे देखिए यथा बालकः, तो यहाँ पे का के साथ, का के, चूंकि दोस्तों का में अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि का के साथ आ जुड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे बालकः आ का आपको उच्चारण सुनाई देगा। और ऐसे रामः, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माँ के साथ जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो माँ में भी नीचे हलंत नहीं लगा, इसका मतलब माँ के साथ आ जुड़ा हुआ, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर होते हैं तभी उनका उच्चारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामः, तो ये आपका विसर्ग जो है वो मह के साथ आ का जो उच्चारण हो रहा है, जो भी यहाँ पे माँ के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो यानी कि रामः मह, तो इस तरह का उच्चारण हो रहा है। यानी कि जो भी शब्द हैं उसी के साथ उसका उच्चारण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आप ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोज मिलेगी उसमें बिना ऐड की वीडियोज रहती हैं, यानी कि उस वीडियो में आपको ऐड नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी, यानी कि जितने भी वीडियोज मिलेंगे उन सब को आप, उन सब की PDF आपको मिल जाएगी, और बहुत ही आसानी से आप सारे वीडियोज एक साथ देख पाएंगे। और टेस्ट भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत का काम है, फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे जो भी DLED प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, इसलिए मैं हमेशा आप लोग के लिए गर्मी में बैठ के बोलती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।